अध्याय 7। पॉलीक्रोम की दयनीय दुर्दशा। वर्षा राजा के बेसिन में बहुत ज्यादा पानी भर गया और कुछ पानी किनारे से बाहर निकल गया। इससे देश के एक खास हिस्से में बारिश होने लगी। कुछ समय के लिए बहुत तेज बारिश हुई और बारिश की धुंध के छंटते ही और आसमान के साफ होते ही इंद्रधनुष अपने शानदार धनुष के खूबसूरत रंग दिखाने के लिए उस जगह पर भागता हुआ चला गया। इंद्रधनुष का आना धरती के लोगों के लिए हमेशा एक खुशी की घटना होती है, फिर भी बहुत कम लोग इसे करीब से देख पाते हैं। आमतौर पर इंद्रधनुष इतना दूर होता है कि आप इसके शानदार रंगों को धुंधले ढंग से देख सकते हैं, और यही कारण है कि हम इंद्रधनुष की नाचती बेटियों को शायद ही कभी देख पाते हैं। उस बंजर देश में, जहां अभी अभी वर्षा हुई थी, कोई भी मनुष्य नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन इंद्रधनुष फिर भी प्रकट हो गया और उसके मेहराब पर इंद्रधनुष की बेटियां उल्लासपूर्वक नृत्य कर रही थीं, जिनका नेतृत्व परी पॉलीक्रोम कर रही थी, जो इतनी सुडौल और सुंदर थी कि सुंदरता में कोई भी लड़की उसकी बराबरी नहीं कर सकी। पॉलीक्रोम बहुत खुश थी और वह धनुष के मेहराब से नीचे नाचती हुई जमीन पर आ गई, अपनी बहनों को भी उसके पीछे चलने के लिए चुनौती दी। हंसते हुए और खुश होते हुए उन्होंने भी अपने पैरों से जमीन को छुआ, लेकिन इंद्रधनुष की सभी बेटियां जानती थीं कि यह एक खतरनाक शगल था, इसलिए वे जल्दी से फिर से अपने धनुष पर चढ़ गईं। पॉलीक्रोम को छोड़कर सभी, हालांकि वह उन सभी में सबसे प्यारी और खुशमिजाज थी, लेकिन वह सबसे ज्यादा लापरवाह भी थी। इसके अलावा अपने गुलाबी पैरों से ठंडी, नम धरती को थपथपाना एक असामान्य अनुभूति थी। इससे पहले कि वह समझ पाती, धनुष ऊपर उठ गया और लहरदार नीले आकाश में गायब हो गया, और यहाँ पॉलीक्रोम एक चट्टान पर असहाय खड़ी थी। उसकी धुंधली चादरें उसके चारों ओर चमकीले मकड़ी के जाले की तरह तैर रही थीं और कोई आत्मा नहीं थी, परी या नश्वर, जो उसे अपना खोया हुआ धनुष वापस पाने में मदद कर सके। यार, उसने कहा, उसके सुंदर चेहरे पर एक शिकन सी आ गई। मैं फिर से पकड़ी गई हूँ। ये दूसरी बार है जब मेरी लापरवाही ने मुझे धरती पर छोड़ दिया है, जबकि मेरी बहनें हमारे स्काई पैलेस में लौट गई हैं। पहली बार मैंने कुछ सुखद रोमांच का आनंद लिया, लेकिन यह एक अकेला, परित्यक्त देश है, और जब तक मेरा इंद्रधनुष फिर से नहीं आता और मैं उस पर चढ़ नहीं सकती, मैं बहुत दुखी रहूंगी। मुझे सोचने दो कि क्या करना सबसे अच्छा है। वह सपाट चट्टान पर नीचे झुक गई, अपने पर्दे अपने चारों ओर खींच लिए और अपना सिर झुका लिया। इसी स्थिति में बेत्सी बॉबिन ने पॉलीक्रोम को देखा, जब वह पथरीले रास्ते से आ रही थी। उसके पीछे हैंक, राजकुमारी और शैगी थे। लड़की तुरंत दौड़कर इंद्रधनुष की चमकती हुई बेटी के पास पहुंची और बोली, ओह, कितना प्यारा प्राणी है। पॉलीक्रोम ने अपना सुनहरा सिर उठाया। उसकी नीली आंखों में आंसू थे। मैं पूरी दुनिया में सबसे दुखी लड़की हूँ। वह रो पड़ी। बाकी लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। हमें अपनी परेशानियां बताओ, सुंदरी, राजकुमारी ने आग्रह किया। मैंने अपना धनुष खो दिया है। पॉलीक्रोम चिल्लाया। मुझे ले लो, मेरी प्रिय, शैगी मैन ने सहानुभूतिपूर्ण स्वर में कहा, ये सोचकर कि उसका मतलब धनुष के बजाय व्यू था। मैं तुम्हें नहीं चाहती। पॉलीक्रोम ने अकड़कर पैर पटकते हुए कहा, मुझे मेरा रेनबो चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ओह, यह अलग बात है, शैगी ने कहा, लेकिन इसे भूलने की कोशिश करो। जब मैं छोटा था तो मैं खुद रेनबो के लिए रोता था, लेकिन मुझे वह नहीं मिल सका। ऐसा लगता है कि तुम्हें भी वह नहीं मिल सका, इसलिए कृपया रोना मत। पॉलीक्रोम ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, उसने कहा। नहीं, शैगी ने अपनी जेब से लव मैग्नेट निकालते हुए कहा, जरा सा नहीं, बस एक छोटा सा कण। हाँ, पॉलीक्रोम ने कहा और अपने हाथों को खुशी से जोड़ते हुए उस जादुई ताबीज को निहारा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, शैगी मैन। बेशक, उसने शांति से कहा, लेकिन मैं इसका कोई श्रेय नहीं लेता। ये प्रेम चुंबक का शक्तिशाली आकर्षण है। लेकिन तुम बिल्कुल अकेली और मित्रहीन लगती हो, छोटी रेनबो। क्या तुम तब तक हमारी पार्टी में शामिल नहीं होना चाहती जब तक कि तुम अपने पिता और बहनों को फिर से नहीं ढूंढ लेती? तुम कहाँ जा रहे हो? उसने पूछा। हम सिर्फ इतना ही नहीं जानते, बेत्सी ने उसका हाथ थामते हुए कहा,
लेकिन हम शैगी के लंबे समय से खोए हुए भाई को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे भयानक मेटल मोनार्क ने पकड़ लिया है। क्या तुम हमारे साथ नहीं आओगी और हमारी मदद नहीं करोगी? पॉलीक्रोम ने यात्रियों के विचित्र समूह में से एक की ओर देखा और अचानक उसके चेहरे पर एक मोहक मुस्कान तैर गई। एक गधा, एक नश्वर नौकरानी, एक गुलाब राजकुमारी और एक झबरा आदमी। उसने कहा, यदि आप रगगेडों का सामना करने का इरादा रखते हैं, तो निश्चित रूप से आपको मदद की जरूरत है। तो फिर क्या तुम उसे जानते हो? बेत्सी ने पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। रगगेडों की गुफाएं धरती की सतह के नीचे हैं, जहां कोई भी इंद्रधनुष कभी नहीं पहुंच सकता। लेकिन मैंने मेटल मोनार्क के बारे में सुना है। उसे नोम किंग भी कहा जाता है, आप जानते हैं, और उसने अपने समय में बहुत से लोगों, नश्वर और परियों के लिए मुसीबत खड़ी की है, पॉलीक्रोम ने कहा। तो क्या तुम उससे डरते हो? राजकुमारी ने चिंतित होकर पूछा। पॉलीक्रोम ने गर्व से कहा, इंद्रधनुष की बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं एक आकाश परी हूँ। तो फिर, बेत्सी ने तुरंत कहा, आप हमें रगगेडों की गुफा का रास्ता बता सकेंगे? नहीं, पॉलीक्रोम ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, यह एक ऐसी चीज है जो मैं नहीं कर सकती। लेकिन मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ चलूंगी और जगह की तलाश में तुम्हारी मदद करूंगी। इस वादे ने सभी घुमक्कड़ों को खुश कर दिया और जब शैगी मैन को फिर से रास्ता मिल गया तो वे और भी खुश होकर उस पर चलने लगे। रेनबो की बेटी पथरीले रास्ते पर हल्के से नाच रही थी। अब वो उदास नहीं थी, बल्कि उसकी खूबसूरत सूरतें मुस्कुराहटों से भरी हुई थीं। शैगी उसके बाद आया, जो स्थिर गति से चल रहा था और कभी कभी रोज प्रिंसेस का साथ दे रहा था, जो उसके पीछे चल रही थी। बेत्सी और हैंक पीछे पीछे आ रहे थे, और अगर वह चलने से थक जाती तो लड़की हैंक की पीठ पर चढ़ जाती और मोटे छोटे गधे को कुछ देर के लिए उसे ले जाने देती। रात होने पर वे एक छोटे से नाले के किनारे लगे कुछ पेड़ों के पास पहुंचे और यहाँ उन्होंने डेरा डाला और सुबह तक आराम किया। फिर वे आगे बढ़ते गए और यहाँ वहाँ जामुन और फल ढूंढते रहे, जिससे बेत्सी, शैगी और हैंक की भूख मिट गई और वे अपने भाग्य से संतुष्ट हो गए। बेत्सी को रोज प्रिंसेस को उनके भोजन में हिस्सा लेते देखकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह उसे एक परी मानती थी। लेकिन जब उसने पॉलीक्रोम को ये बात बताई, तो रेनबो की बेटी ने समझाया कि जब ओज़गा को उसके रोज किंगडम से बाहर निकाल दिया गया, तो वह परी नहीं रही और फिर कभी एक साधारण नश्वर से ज्यादा कुछ नहीं रह पाएगी। हालांकि पॉलीक्रोम जहां भी थी, एक परी थी, और अगर वह ताजगी के लिए चांदनी में उसकी कुछ बूंदें पीती थी, तो किसी ने उसे ऐसा करते नहीं देखा। जैसे जैसे वे अपनी भटकती यात्रा जारी रखते गए, उनके लिए दिशा का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि वे इस अजीब देश में पूरी तरह से खो चुके थे। शैगी ने कहा कि पहाड़ों की ओर जाना सबसे अच्छा होगा, क्योंकि रगगेडों की भूमिगत गुफा का प्राकृतिक प्रवेश द्वार किसी चट्टानी, सुनसान जगह में छिपा हुआ होगा, लेकिन उन्हें चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहे थे, सिवाय उस दिशा के जहां से वे आए थे, जो गुलाब के साम्राज्य और समुद्र की ओर जाती थी। इसलिए यह मायने नहीं रखता था कि वे किस रास्ते से यात्रा करते हैं। धीरे धीरे उन्हें एक धुंधली पगडंडी दिखाई दी जो किसी रास्ते की तरह लग रही थी और कुछ देर तक उसका पीछा करने के बाद वे एक चौराहे पर पहुंच गए। यहाँ कई रास्ते थे, जो अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे, और वहाँ एक साइनपोस्ट था जो इतना पुराना था कि अब उस पर कोई शब्द नहीं लिखा था। एक तरफ एक पुराना कुआं था, जिसमें पानी खींचने के लिए चेन विंडलेस था, फिर भी कहीं भी कोई घर या अन्य इमारत नजर नहीं आ रही थी। जब दल ये सोचकर रुका था कि आगे किस ओर बढ़ा जाए, तो खच्चर कुएं के पास पहुंचा और उसमें झांकने की कोशिश की। वह प्यासा है, बेत्सी ने कहा। यह एक सूखा कुआं है, शैगी ने टिप्पणी की। शायद कई सालों से इसमें पानी नहीं आया है। लेकिन हम तय करें कि किस रास्ते से यात्रा करनी है। ऐसा लग रहा था कि कोई भी ये तय नहीं कर पा रहा था। वे एक समूह में बैठ गए और विचार करने लगे कि कौन सा रास्ता सबसे अच्छा रहेगा। हालांकि हैंक कुएं से दूर नहीं रह सका और आखिरकार वह अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया, अपना सिर किनारे पर लाया और जोर से बोला, इहा। बेत्सी ने अपने पशु मित्र को उत्सुकता से देखा। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह नीचे कुछ देख रहा है।
उसने कहा। इस पर शैगी उठा और कुएं की जांच करने के लिए चला गया और बेत्सी उसके साथ चली गई। राजकुमारी और पॉलीक्रोम, जो बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, ने हाथ मिलाया और एक आसान रास्ता खोजने के लिए सड़कों में से एक पर चले गए। सचमुच, शैगी ने कहा, इस पुराने कुएं के तल पर कुछ तो है। क्या हम इसे ऊपर खींचकर नहीं देख सकते कि यह क्या है? लड़की ने पूछा। विंडलेस चेन के अंत में कोई बाल्टी नहीं थी, लेकिन एक बड़ा हुक था जिसका इस्तेमाल कभी बाल्टी को पकड़ने के लिए किया जाता था। शैगी ने इस हुक को नीचे उतारा, इसे नीचे की तरफ घसीटा और फिर ऊपर खींच लिया। इसके साथ एक पुरानी हुप स्कर्ट आई थी और बेत्सी ने हंसते हुए इसे फेंक दिया। इस चीज ने हैंक को डरा दिया, जिसने पहले कभी हुप स्कर्ट नहीं देखी थी, और उसने इससे अच्छी दूरी बना ली। शैगी मैन ने हुक की सहायता से कई अन्य वस्तुएं पकड़ी और खींची, लेकिन इनमें से कोई भी महत्वपूर्ण नहीं थी। ऐसा लगता है कि यह कुआं देश के सभी पुराने कचरे का ढेर रहा होगा, उसने एक बार फिर हुक नीचे करते हुए कहा। मुझे लगता है कि मैंने अब सब कुछ पकड़ लिया है। नहीं, हुक फिर से फंस गया है। मेरी मदद करो, बेत्सी। ये चीज जो भी हो, ये भारी है। वह दौड़कर आई और विंडलेस को घुमाने में उसकी मदद की और काफी प्रयास के बाद तांबे का एक भ्रमित पिंड दिखाई दिया। हे भगवान, शैगी ने कहा, ये वाकई एक आश्चर्य है। यह क्या है? बेत्सी ने विंडलेस को पकड़ते हुए और हौंफते हुए पूछा। जवाब में झबरा आदमी ने तांबे के बंडल को पकड़ा और उसे कुएं से बाहर निकालकर जमीन पर फेंक दिया। फिर उसने उसे अपने पैर से पलटा, फैलाया, और बेत्सी को आश्चर्य हुआ कि वह चीज तांबे का आदमी था। ठीक वैसा ही जैसा मैंने सोचा था, शैगी ने उस वस्तु को ध्यान से देखते हुए कहा। लेकिन दुनिया में दो तांबे के आदमी न हो तो ये सबसे आश्चर्यजनक चीज है जो मैंने कभी देखी है। इस समय इंद्रधनुष की बेटी और गुलाब राजकुमारी उनके पास आई, और पॉलीक्रोम ने कहा, तुम्हें क्या मिला, शैगी वन? या तो कोई पुराना दोस्त या कोई अजनबी, उसने जवाब दिया। ओह, यहाँ उसकी पीठ पर एक चिन्ह है, बेत्सी चिल्लाई, जो उस आदमी को देखने के लिए घुटनों के बल बैठी थी। यार, कितना मजेदार है, इसे सुनो। फिर उसने उस आदमी के शरीर की तांबे की प्लेटों पर उत्कीर्ण निम्नलिखित शब्द पढ़े। स्मिथ और टिनका, पेटेंट डबल एक्शन, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिव, विचार सृजन, उत्तम वार्ता, मैकेनिकल मैन, हमारे विशेष क्लॉकवर्क अटैचमेंट के साथ फिट, सोचता है, बोलता है, कार्य करता है और सब कुछ करता है, परंतु जीता नहीं। क्या वह अद्भुत नहीं है? राजकुमारी ने कहा। हाँ, लेकिन यहाँ और भी कुछ है, बेत्सी ने एक अन्य उत्कीर्ण प्लेट से पढ़ते हुए कहा। उपयोग हेतु निर्देश, सोचने के लिए घड़ी की कलियां घुमाएं। उसके बाएं हाथ के नीचे आदमी, नंबर 1 चिन्हित। बोलने के लिए घड़ी की कलियां घुमाएं। उसके दाहिने हाथ के नीचे आदमी, नंबर 2 चिन्हित। चलने और एक्शन के लिए विंड क्लॉकवर्क मैन। उसकी पीठ के बीच में नंबर 3 चिन्हित। नोट, इस तंत्र की गारंटी है 1000 साल तक पूरी तरह से काम करें। अगर उसे 1000 साल की गारंटी दी गई है, पॉलीक्रोम ने कहा, तो उसे अभी भी काम करना चाहिए। बेशक, शैगी ने जवाब दिया। चलो उसे उत्तेजित करते हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें तांबे के आदमी को उसके पैरों पर सीधा खड़ा करना पड़ा, और यह कोई आसान काम नहीं था। वो गिरने की स्थिति में था और उसे बार बार सहारा देना पड़ा। लड़कियों ने शैगी की सहायता की और आखिरकार टिकटॉक संतुलित हो गया और अपने चौड़े पैरों पर अकेला खड़ा हो गया। हाँ, शैगी ने तांबे के आदमी को ध्यान से देखते हुए कहा, ये सचमुच मेरा पुराना दोस्त टिकटॉक ही होगा, जिसे मैं उसकी धरती पर खुशी खुशी छोड़ आया था। लेकिन वो इस सुनसान जगह पर कैसे आया और उस पुराने कुएं में कैसे पहुंचा, ये निश्चित रूप से एक रहस्य है। अगर हम उसे घुमाएंगे तो शायद वह हमें बता देगा, बेत्सी ने सुझाव दिया। यहाँ चाबी है, जो उसकी पीठ पर एक हुक से लटकी हुई है। मुझे उसका कौन सा हिस्सा पहले घुमाना चाहिए? निस्संदेह उसके विचार, पॉलीक्रोम ने कहा, क्योंकि बुद्धिमानी से बोलने या आगे बढ़ने के लिए विचार की आवश्यकता होती है। इसलिए बेत्सी ने उसके बाएं हाथ के नीचे घाव कर दिया और तुरंत ही उसके सिर के ऊपर प्रकाश की छोटी छोटी चमकें दिखाई देने लगी,
जो इस बात का प्रमाण था कि उसने सोचना शुरू कर दिया था। तो अब, शैगी ने कहा, अपना फोनोग्राफ बंद करो। वह क्या है? उसने पूछा। क्यों? उसकी बात करने वाली मशीन। उसके विचार दिलचस्प हो सकते हैं, लेकिन वे हमें कुछ नहीं बताते। इसलिए बेत्सी ने उस तांबे के आदमी के दाहिने हाथ के नीचे घाव कर दिया, और फिर उसके तांबे के शरीर के अंदर से झटकेदार स्वर में शब्द निकले, मैनी थैंक्स। हुर्रे! शैगी ने खुशी से चिल्लाया, और उसने टिक-टॉक की पीठ पर इतनी जोरदार थपकी दी कि वो तांबे का आदमी अपना संतुलन खो बैठा और जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन वह घड़ी की कलियां जो उसे बोलने में सक्षम बनाती थीं, बंद हो चुकी थीं और वो कहता रहा, मुझे उठाओ, मुझे उठाओ, मुझे उठाओ, जब तक कि उन्होंने उसे फिर से उठाया और उसके पैरों पर संतुलन नहीं बनाया। तब उसने विनम्रता से कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक हम उसकी कार्रवाई समाप्त नहीं कर देते, तब तक वह आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगा, शैगी ने टिप्पणी की। इसलिए बेत्सी ने उसे जितना संभव हो सके उतना कस दिया, क्योंकि चाबी काफी जोर से घूम रही थी। और फिर टिक-टॉक ने अपने पैर उठाए, एक चक्र में घूमा और समूह के सामने रुककर उन सभी को नमन किया। जब मैंने तुम्हें ऑस्ट्रेलिया में सुरक्षित छोड़ा था, तो तुम उस कुएं में कैसे पहुंच गए? शैगी ने पूछा। यह एक लंबी कहानी है, टिक-टॉक ने उत्तर दिया, लेकिन मैं इसे कुछ शब्दों में बताऊंगा। जब आप अपने भाई की तलाश में गए थे, तो ओज़मा ने आपको अजीब जगहों पर भटकते हुए देखा था, जब भी वह अपनी जादुई तस्वीर में देखती थी, और उसने आपके भाई को नोम राजा की गुफा में भी देखा था। इसलिए उसने मुझे आपको ये बताने के लिए भेजा कि आपके भाई को कहाँ ढूंढना है, और मुझसे कहा कि अगर मैं कर सकूं तो आपकी मदद करूं। जादूगरनी ग्लिंडा द गुड ने मुझे पलक झपकते ही इस जगह पहुंचा दिया, लेकिन यहाँ मैं खुद नोम राजा से मिला, बूढ़ा रग्गेडो, जिसे इन इलाकों में मेटल सम्राट कहा जाता है। रग्गेडो जानता था कि मैं किस लिए आया हूँ, और वह इतना क्रोधित था कि उसने मुझे कुएं में फेंक दिया। मेरे काम खत्म होने के बाद मैं असहाय था जब तक कि तुम नहीं आए और मुझे फिर से बाहर निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाकई अच्छी खबर है, शैगी ने कहा। मुझे संदेह था कि मेरा भाई रग्गेडो का कैदी है, लेकिन अब मुझे पता चल गया है। टिक-टॉक, हमें बताओ कि हम नोम राजा की भूमिगत गुफा तक कैसे पहुंचेंगे? टिक-टॉक ने कहा, सबसे अच्छा तरीका है चलना। हम रेंग सकते हैं, कूद सकते हैं, या लुढ़क कर आगे बढ़ सकते हैं, जब तक हम वहां नहीं पहुंच जाते, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है चलना। मुझे पता है, लेकिन हम कौन सा रास्ता लेंगे? टिक-टॉक ने जवाब दिया, मेरी माँ ये बताने के लिए नहीं बनी है। भूमिगत गुफा में एक से अधिक प्रवेश द्वार हैं, पॉलीक्रोम ने कहा, लेकिन बूढ़े रग्गेडो ने चतुराई से हर द्वार को छिपा दिया है, ताकि पृथ्वीवासी उसके क्षेत्र में घुसपैठ न कर सकें। अगर हम भूमिगत मार्ग खोज भी पाते हैं, तो ये संयोग से ही होगा। तो फिर, बेत्सी ने कहा, चलो कोई भी सड़क चुन लें और देखें कि वो हमें कहाँ ले जाती है। ये समझदारी भरा कदम लगता है, राजकुमारी ने कहा। हमें रग्गेडो को खोजने में बहुत समय लग सकता है, लेकिन हमारे पास किसी भी चीज़ से ज़्यादा समय है। टिक-टॉक ने कहा, यदि आप मुझे परेशान रखेंगे, तो मैं 1000 साल तक जीवित रहूंगी। तो फिर निर्णय लेने का एकमात्र प्रश्न यह है कि किस रास्ते पर जाना है। शैगी ने पहले एक सड़क की ओर और फिर दूसरी ओर देखते हुए कहा। लेकिन जब वे झिझकते हुए खड़े थे, तो एक अजीब सी आवाज़ उनके कानों में पड़ी, कई पैरों के चलने जैसी आवाज़। क्या आ रहा है? बेत्सी चिल्लाई, और फिर वह बाईं ओर की सड़क पर भागी और रास्ते पर नजर डाली। क्यों? यह एक सेना है, उसने कहा। हमें क्या करना चाहिए? छिपना चाहिए या भागना चाहिए? चुप रहो, शैगी ने आदेश दिया। मैं सेना से नहीं डरता। अगर वे मित्रवत साबित होते हैं, तो वे हमारी मदद कर सकते हैं। अगर वे दुश्मन हैं, तो मैं उन्हें लव मैग्नेट दिखाऊंगा।